हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा। मई 26 के जीएसटी के अमेंडमेंट्स हम आज कवर करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स कवर होंगे, सारे जो भी अमेंडमेंट्स हैं सारे कवर होंगे बेटा। ठीक है। ये बच्चा कौन देखेगा जिन्होंने जनवरी 26 के लिए प्रिपेयर किया था और अब वो मई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये अमेंडमेंट्स हैं। अगर किसी ने मे बी सितंबर 25 में प्रिपेयर किया था, अब डायरेक्टली मई 26 में प्रिपेयर कर रहा है, तो बेटा दो अमेंडमेंट वीडियो देख लेना। ये सारी अमेंडमेंट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाने वाली है। अगर आपने मान लीजिए मई 25 के लिए प्रिपेयर किया था, आप डायरेक्टली मई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेटा आपको 3 वीडियो देखनी है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने वाले हैं जितने भी अमेंडमेंट्स हैं। एंड डेफिनेटली बेटा आपको अमेंडमेंट समझ आने वाले हैं, क्योंकि मैं समझाऊं और आपको समझ ना आए नामुमकिन ही है। ठीक है बेटा, आप मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। माय नेम इज सी आकाश बंसल। आई एम ए रैंक होल्डर एट ऑल 3 लेवल, सीए इंटर, सीए सीपीटी, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। ठीक है बेटा, एंड मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन रिजल्ट आया है, और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ अमेंडमेंट वीडियो फटाफट से ले आओ, इसलिए मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट वीडियोस ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो आप बच्चों को व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैंने यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट की पीडीएफ है बेटा, ये भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पे जाना, व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओगे, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है। ठीक है बेटा, चलो ये आपको देखना है, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज के अमेंडमेंट्स। जीएसटी के अमेंडमेंट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है बेटा, सप्लाई अंडर जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ पे नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर के अंदर यहाँ पे 2 क्लैरिफिकेशन आई है बेटा। ये आपको क्लैरिफिकेशन करनी है। इसको करवाने से पहले मैं आप बच्चों को एक अमेंडमेंट करवा दूं, जो कि है वाउचर में। वाउचर में आपकी एक अमेंडमेंट है। ये कहाँ कवर है बेटा? ये आपकी कवर है, नीचे आ जाएंगे बेटा, ये रहा टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में आ जाना बेटा, और टाइम ऑफ सप्लाई में आपको 2 टॉपिक दिखेंगे, टीपी नंबर 4 और टीपी नंबर 9। टीपी नंबर 4 हमारा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस। ये दोनों प्रोविजन आपके हट गए हैं। फिनांस एक्ट 25 से ये दोनों प्रोविजन आपके हट गए हैं। पहले ये प्रपोज हुआ था, फिर फाइनल हो गया है। यानी कि बेटा न तो आपके वाउचर के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, गुड्स के वाउचर, न ही सर्विस के वाउचर, इसके ऊपर कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। इतनी समझ आ गई? क्लियर है बेटा बात? यहाँ पे देखो, अबो प्रोविजंस हैव बीन रिमूव्ड, अबो प्रोविजंस रिमूव कर दिए गए हैं। अब बेटा वाउचर के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो वाउचर होंगे वो आपके सप्लाई नहीं होंगे, जो वाउचर होंगे वो आपके सप्लाई नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कब? 31 दिसंबर 2024 में। 31 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन नंबर 243 37 2024 में ये क्लैरिफाई किया। डिटेल में बढ़ते हैं क्या क्लैरिफिकेशन है, बहुत मजा आने वाला है, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सर वाउचर्स को गवर्नमेंट ने 2 भागों में बताया, एक तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और एक नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सर दोनों में क्या फर्क होता है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि वो वाउचर जिसके अंदर ये लिखा जाए कि ये वाउचर किसके बदले में एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टाइटन का वाउचर है, टाइटन है ना जो अपना क्या बोलते हैं, ये ज्वेलरी वगैरह जो बनाती है, एक टाइटन का वाउचर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपए का वाउचर है। अब बेटा अगर उसके ऊपर 1000 रुपए लिखे हुए हैं, यानी कि इसकी अमाउंट फिक्स है, ये जो वाउचर है ये 1000 रुपए का वाउचर ही रहने वाला है, न ऊपर होने वाला है न नीचे होने वाला है। तो सर कितने रुपए के लिए एक्सचेंज होगा? 1000 रुपए के लिए एक्सचेंज होगा। तो इसको बोला गया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लाइक मनी, लाइक मनी, पैसे की तरह। इसको क्या बोला गया बेटा? लाइक मनी, लाइक मनी, पैसे की तरह ये एक्सचेंज होगा। यानी वाउचर के ऊपर जितना रुपए लिखा गया उसके तरह ये एक्सचेंज होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो आप मनी में ट्रांजेक्शन करते हो वो आपका क्या नहीं होगा बेटा? सप्लाई नहीं हो सकता। अब इसको पढ़ते हैं बेटा थोड़ा डिटेल में, देखना पूरा समझ आएगा आपको आराम से। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मीन्स
पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वैल्यू लिखी है उस वैल्यू के अगेंस्ट आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्री पेड इंस्ट्रूमेंट। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी पेमेंट आपने पहले कर दी, अब आप उसको एक्सचेंज करोगे, ये होता है बेटा प्री पेड इंस्ट्रूमेंट। जो प्री पेड इंस्ट्रूमेंट है वो मनी की तरह कंसिडर की जाएगी, और क्योंकि वो मनी की तरह कंसिडर की जाएगी इसलिए बेटा वो न तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा न सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अब आते हैं नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जिस पे वैल्यू फिक्स नहीं है, जिस पे गुड्स फिक्स है कि ये गुड्स आप ले सकते हो, ये सर्विस आप ले सकते हो, वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लो टाइटन का एक वाउचर है जिसपे लिखा हुआ है 1 ग्राम गोल्ड, आप 1 ग्राम गोल्ड ले सकते हो, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है, केवल गोल्ड फिक्स है। अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तो उसको बोलते हैं बेटा नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। बट बेटा जो वाउचर के ऊपर अमाउंट फिक्स नहीं है लेकिन क्वांटिटी फिक्स है, सर्विस फिक्स है कि आप इस वाउचर के बदले में क्या ले सकते हो। जैसे एक वाउचर है जिसके बदले में आप हेयर कट ले सकते हो, हेयर कट फिक्स है, वैल्यू फिक्स नहीं है, हेयर कट फिक्स है। मसाज ले सकते हो, मसाज फिक्स है। पेडिक्योर मैनिक्योर वो फिक्स है, तो उसको बोलेंगे नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। अब नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को क्या माना गया है बेटा? इसको माना गया है एक्शनेबल क्लेम। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है ये तो हमें कभी समझ ही नहीं आया। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्लेम जो आप क्लेम कर सकते हो, जो आप एक्शन में लेके आ सकते हो। यानी कि मान लो आपने मुझे उधार दिया, क्या जो आपने मुझे उधार दिया उस पर क्लेम कर सकते हो कि आपको ये उधार वापस करना होगा? यस। अगर आपने मुझे क्रेडिट दिया तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिस पे आप क्लेम कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। जैसे कि लोन देना, कसिनो में जीत गए आप, गैम्बलिंग में जीत गए, कसिनो में जीत गए, हॉर्स रेस जीत गए, तो जिस भी पैसे पे क्लेम कर सकते हो उसको बोलते हैं बेटा एक्शनेबल क्लेम। बात समझ आई? जिस भी पैसे पे, लिख लो हिंदी में, जिस भी पैसे पे क्लेम कर सकते हो, जिस भी पैसे पे क्लेम कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। जिस भी ट्रांजैक्शन पे क्लेम कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो आएगा एक्शनेबल क्लेम में। एंड बेटा जो एक्शनेबल क्लेम है वो आपका वैसे ही सप्लाई नहीं होता। नहीं सर होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो, एक्शनेबल क्लेम तो सप्लाई होता है। नहीं बेटा, एक्शनेबल क्लेम केवल एक सप्लाई होता है, वो भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। केवल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है वो सप्लाई होता है, लेकिन अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं होता, इसलिए बेटा ये भी सप्लाई नहीं है। सर 100 बातों की एक बात कि जो भी वाउचर खरीदोगे, वाउचर बेचोगे, न तो वो गुड्स है न वो सर्विस की सप्लाई है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को मनी माना गया और मनी भी गुड्स और सर्विस नहीं होती, और जो नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्शनेबल क्लेम माना गया, और एक्शनेबल क्लेम भी आपकी सप्लाई नहीं होती। समझ आया? कंफर्टेबल? मज़ा आया? अभी तक किसी को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरा नंबर भी आपके पास है, उस नंबर पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अभी तक मज़ा आया? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया, नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया। चलो अब बेटा डाउट ये आया कि चलो ये तो सप्लाई नहीं है मान गए, लेकिन इनके बदले में जो गुड्स और सर्विस हमें मिलेगी, जो 1 ग्राम सोना हमें मिलेगा, जो हेयर कट हमें मिलेगा, जो पेडिक्योर हमें मिलेगा, जो 1000 रुपए का आइटम हमें मिलेगा, क्या वो सप्लाई है? डेफिनेटली सप्लाई है बेटा, वो सप्लाई है। ठीक है बेटा। अब बेटा अगला टॉपिक क्या है बेटा? अगला टॉपिक है ट्रांजेक्शन इन वाउचर बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एजेंट। सर आपको पता है वाउचर्स के भी एजेंट होते हैं, वाउचर्स के भी डीलर होते हैं, वाउचर्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, झूठ बोल रहे हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं होता सर, वाउचर के कौन से डीलर होते हैं सर? वाउचर के भी डीलर होते हैं सर। मैंने तो आज तक सुना था गुड्स के डीलर होते हैं, सर्विस के डीलर होते हैं, वाउचर के भी डीलर होते हैं। हाँ बेटा वाउचर भी बिकते हैं।
क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची? हाँ, वाउचर के भी डीलर होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाउचर के डीलर जो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, डीलर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये सप्लाई है या नहीं है, पढ़ने जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए पानी पी लो। आज बेटा मैंने बहुत बोला, मैं आज बच्चों के कम से कम 100-150 कॉल अटेंड कर चुका। बहुत बोला मैंने, मेरा गला बैठ गया है, प्लस मेरे को जुकाम हो रही है। बट ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, तो प्लीज़ बेयर विद मी। अगर आपको मेरी एनर्जी लो लग रही है या वीडियो ऑडियो लो लग रही है, प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा सा मेहनत आप कर लेना बेटा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं बेटा ट्रांजेक्शन इन वाउचर बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एजेंट। सबसे पहले है बेटा P2P ट्रांजेक्शन। P2P ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन। मैं आपको समझाता हूं बेटा, पक्का आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, मैंने ये कैलकुलेटर बनाया और मैंने ये कैलकुलेटर आपको बेचा, और मैं आपको बोलूं कि ये कैलकुलेटर आगे बेचो, जितने रुपए में आपकी मर्जी हो उतने रुपए में बेचो। प्रॉफिट पे बेचना है, लॉस पे बेचना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरा कैलकुलेटर आपको बेच दिया, मेरा जो भी प्रॉफिट था मैंने ले लिया। आगे आप कैलकुलेटर कितने रुपए में भी बेचो, उसको बोलते हैं P2P, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। यानी कि दोनों लोग बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। बात समझ आई? वैसे ही बेटा जो वाउचर होते हैं ना, उनमें भी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन होता है। यानी कि मैंने वाउचर बेचे, अब तेरी मर्जी है आगे किसी को भी बेच, कितने रुपए में भी बेच। वो होता है बेटा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। पढ़ते हैं बेटा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल में क्या होता है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाउचर है, डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ने वाउचर परचेज वाउचर एट डिस्काउंट एंड सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, जिसको शॉर्ट में बोला गया डीएसडी। जो डीएसडी है, उन्होंने वाउचर परचेज किए कंपनी से, जैसे कि एडिडास का वाउचर, बाटा का वाउचर है ना, आपका तनिष्क का वाउचर, टाइटन का वाउचर है ना, आपका कोई भी कंपनी का वाउचर परचेज किया। डिस्काउंट पे परचेज करेंगे बेटा, डेफिनेटली डिस्काउंट पे परचेज करेंगे। सर नहीं समझ आया, कहने क्या चाहते हो? सर व्हाट डू यू मीन बाय परचेज ऑफ वाउचर एट डिस्काउंट? मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए ये तनिष्क है, तनिष्क ने क्या किया बेटा, अपने वाउचर बेचे, मान लो 1 करोड़ के, 1 करोड़ के वाउचर बेचे किसको? मिस्टर आकाश को। मिस्टर आकाश को 1 करोड़ के वाउचर बेचे। मिस्टर आकाश ने इनको 90 लाख रुपए दिए। सर 90 लाख कम हो जाएगा, 95 लाख रुपए कर देते हैं। मिस्टर आकाश ने उनको 95 लाख रुपए दिए। सर तनिष्क पागल है क्या? कोई 1 करोड़ के वाउचर 95 लाख में क्यों देगा? देगा। क्यों देगा सर? क्योंकि बेटा तनिष्क ने अगर 1 करोड़ के वाउचर 95 लाख में दे दिए, माना 5% का घाटा है, लेकिन तनिष्क का एक फायदा भी है। क्या फायदा है? कि जो भी ये 1 करोड़ के वाउचर आगे बेचेंगे, वो वाउचर पक्का पक्का तनिष्क के पास ही वापस आएंगे। यानी कि एक तरीके से तनिष्क की सेल कंफर्म हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी XYZ जो भी वाउचर खरीदेगा वो तनिष्क के पास तो जरूर आएगा। दूसरा फायदा, जो 1 करोड़ के वाउचर बिकेंगे उनमें से हो सकता है 2-3 लाख रुपए के वाउचर तो वापस आए ना। पैंट में धुल गए, खो गया, फट गया, भूल गए, होता है ना बेटा। अपन वाउचर खरीदते हैं, गलती से पैंट ही धो देती है मम्मी। कहने का मतलब कि तनिष्क का हो सकता है 1-2 लाख रुपए के वाउचर तो वापिस ही ना आए। तो सर इसका मतलब तनिष्क जो है वो मिस्टर आकाश को 1 करोड़ के वाउचर 95 लाख में देगी। करेक्ट है ना? तो मिस्टर आकाश कौन हुआ? मिस्टर आकाश हुआ डीएसडी, डीलर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मतलब सब एजेंट, डीलर, सब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, डीएसडी। आकाश हुआ डीएसडी। अब आकाश ने क्या किया, 95 लाख के वाउचर खरीद लिए। अब आकाश की मर्जी वो उतने में बेचे। 95 लाख के वाउचर 94 लाख में बेचे, 95 लाख के वाउचर 97 लाख में बेचे। आकाश की मर्जी, जिसको बेचना है आकाश की मर्जी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल।
सर जो डीएसडी है वो डीएसडी ने वाउचर खरीदे और बेचे, किसको बेचे, किसको बेचे बेटा, सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे, कॉर्पोरेट्स को बेचे या कस्टमर को बेचे, किसी को भी बेचे। तो जो डीएसडी है वो क्या कमाएगा बेटा, वो कमाएगा मार्जिन। डीएसडी क्या कमाएगा, मार्जिन कमाएगा। मान लो 97 लाख में बेच दिए, 95 लाख में खरीदे थे, तो डीएसडी मार्जिन कमाएगा। करेक्ट है बेटा, मार्जिन कमाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा ध्यान से पढ़ना, डीएसडी ओन द वाउचर एंड रिटेनिंग फुल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द वाउचर थ्रू आउट द प्रोसेस। जो डीएसडी है मतलब आकाश सर, आकाश सर फुल ओनर है वाउचर के, आकाश सर के पास फुल अथॉरिटी है, फुल कंट्रोल है कि जैसा वो चाहे वैसे वो वाउचर बेच सकते हैं। तो दिस अमाउंट टू ट्रेडिंग ऑफ वाउचर, इसको ट्रेडिंग ऑफ वाउचर बोलेंगे। और बेटा हमने अभी अभी पढ़ा कि ट्रेडिंग ऑफ वाउचर जो है वो जीएसटी में लाइबल नहीं होता। हमने पढ़ा ना, अमेंडमेंट आई है कि वाउचर के ऊपर कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी नहीं, यानी कि वाउचर की ट्रेडिंग जो है वो सप्लाई नहीं है। यानी कि बेटा ये जो तनिष्क ने 1 करोड़ रुपए के वाउचर बेचे थे मिस्टर आकाश को, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई है। और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई है यानी कि ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आई? एग्जाम में आया तो लिख दोगे क्या? एग्जाम में अगर आया प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई तो क्या लिखना है कि इन केस ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई द डीएसडी विल परचेज द वाउचर एट डिस्काउंट, विल सेल द वाउचर टू द एंड कस्टमर और कॉर्पोरेट और सब डिस्ट्रीब्यूटर, किसी को भी बेचेंगे। दे विल अर्न द मार्जिन, वो मार्जिन अर्न करेंगे। एंड बिकॉज इट इज ट्रेडिंग इन वाउचर देयरफॉर देयर विल बी नो जीएसटी, क्योंकि ये वाउचर की ट्रेडिंग के अंदर आ गया है इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आ गई? कोई डाउट नहीं है। एक बच्चे का डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ, जो तनिष्क है जब कस्टमर आएगा और तनिष्क को वाउचर देगा, मान लो 20 लाख का वाउचर दिया, तो ये 20 लाख के वाउचर पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, वाउचर पे नहीं लगेगा, लेकिन जो बदले में ज्वेलरी लेगा उस ज्वेलरी पे लगेगा। मतलब तनिष्क ने जो मिस्टर एक्स को 20 लाख की ज्वेलरी दी, उस ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी लगेगा। हाँ सर समझ गए समझ गए समझ गए, डन है, समझ गए ना? डन है बेटा, वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस। प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस का मतलब क्या है? तनिष्क ने आकाश सर को हायर किया और आकाश सर को बोला कि आकाश सर आपका काम है वाउचर बेचना, वाउचर मैं दूंगा, रेट भी मैं बताऊंगा, आपका काम है बेचना, और अगर आप वाउचर बेचोगे तो आपको मैं कमीशन दूंगा। समझ गए प्यारे, समझ गए? यानी कि अब जो तनिष्क है वो वाउचर का ओनर है, कंट्रोल भी वही कर रहा है। जो आकाश सर हैं वो तो केवल एजेंट हैं, आकाश सर तो केवल एजेंट है। पढ़े बेटा? बात तो समझ गए आप, है ना? मेरे को पक्का पक्का विश्वास है कि आपको समझ आया। नहीं आया तो एक बार लिख के बता देना बेटा, है मोबाइल पे आप मुझे वो मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाउचर इशूअर यानी कि प्रिंसिपल यानी तनिष्क एंड द डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट यानी डीएसए ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल टू एजेंसी बेसिस, प्रिंसिपल टू एजेंसी बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। जो डीएसए है डज नॉट ऑन द वाउचर, डीएसए के पास उसका अधिकार नहीं है, बट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ वाउचर, वाउचर के एजेंट की तरह वो ऑपरेट करते हैं। एंड ऑपरेट्स अंडर स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन सेट बाय तनिष्क, जो तनिष्क बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, मार्केटिंग, प्रमोशन, अदर सपोर्ट सर्विस। अब बेटा इसमें डीएसए क्या कमाएगा? पिछले वाले एग्जाम्पल में जो डीएसडी था वो कमाता था मार्जिन, इस वाले एग्जाम्पल में डीएसए क्या कमाएगा? कमीशन। तो बेटा ये क्या माना जाएगा? सर्विस मानी जाएगी, केवल कमीशन, जितना कमीशन कमाएगा वो सर्विस मानी जाएगी, और जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द कमीशन, जो कमीशन का अमाउंट होगा उस पे जीएसटी लगेगा। बात समझ गए? सर नहीं समझे? इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए तनिष्क ने मिस्टर आकाश को वाउचर दिए 1 करोड़ के, और मिस्टर आकाश को बोला कि मिस्टर आकाश आपको हम वाउचर दे रहे हैं 1 करोड़ के, आप इनको बेचो, और हर वाउचर पे हम आपको 1% कमीशन देंगे, यानी कि हम 1 लाख रुपए आपको कमीशन देंगे। टोटल हम आपको 1 लाख रुपए कमीशन देंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए का कमीशन है ना, इसके ऊपर जीएसटी 18% लगेगा, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। सर ये जो 1 करोड़ के वाउचर बेचे हैं उनके
उनके ऊपर तो वैसे भी जीएसटी नहीं है, अभी अभी पढ़ के आए ना, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, तो उस पर तो जीएसटी है ही नहीं। बात समझ गए क्या? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सर जो भी एडिशनल सर्विस देंगे आकाश सर, जो भी एडिशनल सर्विस देंगे जैसे एडवर्टाइजिंग की सर्विस, को ब्रांडिंग की सर्विस, कस्टमाइजेशन सर्विस, सपोर्ट सर्विस, जो डीएसए देगा वाउचर इशूअर को, वो उस पे भी बेटा आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिंपल सी बात है बेटा, जो कमीशन अर्न करेगा उस पे भी जीएसटी होगा, और जो एडिशनल सर्विस देगा उस पे भी जीएसटी लगेगा। इसमें क्या था? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। समझ आ गया? दोनों आपको क्लैरिफिकेशन समझ आ गई। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको प्रिंट करवा लेना। अगला है बेटा अनरिडीम्ड वाउचर, ब्रेकेज, इसको बोलते हैं ब्रेकेज। ब्रेकेज का मतलब वो वाउचर जो रिडीम नहीं हुए, जो वाउचर रिडीम नहीं हुए, क्या उनके ऊपर जीएसटी लगेगा? मतलब सर मान लीजिए इस एग्जाम्पल में जो मिस्टर आकाश है, उन्होंने 1 करोड़ के वाउचर आगे बेच दिए, 1 करोड़ के वाउचर आगे बेच दिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाउचर लेके आए नहीं। मिस्टर एक्स भूल गया वाउचर खरीदी करना, वाउचर से सामान खरीदना भूल गया, तो मान लो 1 लाख रुपए का वाउचर था और वो भूल गया, तो क्या 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगी? आंसर इज नो। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो काहे का जीएसटी? समझ गए ना बेटा? पढ़ लो। वाउचर विच आर अनयूज्ड और अनरिडीम्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी पीरियड, जो वाउचर एक्सपायरी पीरियड पे रिडीम नहीं हुए, नो सप्लाई इज मेड फॉर अंडरलाइंग गुड्स और सर्विस, कोई सप्लाई नहीं की है इसलिए बेटा कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई सप्लाई नहीं की है इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपको 20 मिनट में ये सारा टॉपिक समझ आया तो आप बेटा बहुत अच्छे लर्नर हो और हम अच्छे टीचर हैं। तो इसी अच्छाई को अगर आप अच्छे लर्नर हो और मैं आपको समझा पाया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं थोड़ा सा बीमार साउंड कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं बहुत ऐसा मेरा दिल अभी ऐसा जोर जोर से धक धक कर रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि अगर आपको ये समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ओवरऑल आपको अमेंडमेंट समझ आए कि नहीं आए। अगर आए हैं तो लिख के बता देना ताकि आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को रेफर कर सकें। चलिए, इसके बाद है अगला चैप्टर बेटा चार्ज ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट है वो है बेटा चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है बेटा जीटीए की एंट्री। आप बच्चों को याद होगा कि जीटीए की जो सर्विस होती थी अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को दे तो 2 केस होते थे, अगर आरसीएम में है तो आरसीएम लगता था, एफसीएम में है तो एफसीएम लगता था, और अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को दे तो चाहे आरसीएम हो एफसीएम हो एग्जेम्प्ट ही होता था। समझ गए बच्चा? वहां पे एक अमेंडमेंट आया है। क्या अमेंडमेंट आया है बेटा? यहाँ पे बेटा पहले 12% था एफसीएम, उसको बढ़ाकर कर दिया है बेटा 18%। 12% की जगह बढ़ाकर कितना कर दिया है बेटा? 18% कर दिया है। ये जीएसटी रेट का अमेंडमेंट आया है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा अगला अमेंडमेंट जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेटा ईसीओ। अगला अमेंडमेंट क्या है? ईसीओ। ईसीओ चार्ज। आपको 9(5) के ईसीओ याद होंगे। अगर आपने मेरे से क्लास ली है या कहीं से भी क्लास ली है तो आपको याद होंगे कि टोटल 4 ईसीओ होते हैं 9(5) में। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट एंड आपका होटल, यानी कि अकोमोडेशन का एक तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, फिर हाउसकीपिंग, फिर अकोमोडेशन और फिर होटल, ये 4 ईसीओ होते हैं। अब बेटा 5 ईसीओ हो गए। एक और ईसीओ आ गया है जिस पे 9(5) लगेगा, वो है बेटा लोकल डिलीवरी। कौन सा ईसीओ आ गया है बेटा? लोकल डिलीवरी सर्विस। लोकल डिलीवरी सर्विस का मतलब जैसे कि पोर्टर, आप पोर्टर पे बुक करते हो, पोर्टर वाला बंदा घर पे आता है, आप उसको 200 रुपये देते हो, वो आपका सामान विद इन सिटी के अंदर अंदर कहीं पे भी छोड़ देता है, उसको बोलते हैं लोकल डिलीवरी। अगर लोकल डिलीवरी सर्विस ईसीओ ने खुद ने दी है या ईसीओ के थ्रू आपने दी है, दोनों ही केस में ईसीओ चार्ज करेगा जीएसटी। सर पार्सल डिलीवरी, कुरियर टाइप लोकल डिलीवरी प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ। अगर डिलीवरी पार्टनर ने सर्विस दी है जो रजिस्टर्ड है, अगर डिलीवरी पार्टनर रजिस्टर्ड है बेटा, अगर डिलीवरी पार्टनर रजिस्टर्ड है, अगर डिलीवरी पार्टनर रजिस्टर्ड है तो बेटा एफसीएम लगेगा, डिलीवरी पार्टनर करेगा। और डिलीवरी पार्टनर अगर अनरजिस्टर्ड है तो कौन लाइबल होगा?
ईसीओ। तो कौन लाइबल होगा बेटा? ईसीओ लाइबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मोहन है जो कि अनरजिस्टर्ड है, मोहन जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने डिलीवरी की है पोर्टर के थ्रू, पोर्टर ने कस्टमर को डिलीवरी कर दी, तो जो भी पेमेंट कस्टमर पोर्टर को करेगा उस पर जीएसटी लगाएगा ईसीओ, ईसीओ जीएसटी लगाएगा, क्योंकि बेटा जो मोहन है वो बेटा अनरजिस्टर्ड है। बात समझ गए? अगर मोहन रजिस्टर्ड होते तो बेटा कौन चार्ज करेगा? मोहन। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मैं म्यूट पे कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। ये आपका हो गया बेटा ई कॉमर्स का ईसीओ। समझ आ गया बेटा? ईसीओ चार्ज समझ आ गया सबको? पक्का पक्का? नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? चलो आगे चलते हैं। अगला जो आपका अमेंडमेंट है वो है बेटा अच्छा, ऊपर वाला जो अमेंडमेंट है ना वो आपके मई 26 में आएगा। मई 26 में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, 4 नंबर लिख के ले लो सर। या तो एमसीक्यू आएंगे जो कि नॉर्मल 4 नंबर के टोटल होंगे, या फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा पक्का। अब चलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अमेंडमेंट में। बेटा ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अमेंडमेंट है एग्जाम्पशन चैप्टर में, ये उसी से रिलेटेड है, लोकल सर्विस वाले से, लोकल डिलीवरी वाले से रिलेटेड है। आप बच्चों को पता होगा कि जीटीए के अलावा और कुरियर के अलावा जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस होती थी वो बेटा एग्जेम्प्ट होती थी, जैसे कि ट्रक, टेम्पो, नॉर्मल एग्जेम्प्ट होती थी। अब बेटा ऐसा नहीं होता। अब लोकल डिलीवरी सर्विस अगर आपने ईसीओ के थ्रू दी है या ईसीओ ने खुद ने दी है, या तो ईसीओ ने खुद ने दी है या आपने ईसीओ के थ्रू दी है, तो वो टैक्सेबल है। कौन सा चार्ज लगेगा वो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर रजिस्टर्ड है तो एफसीएम, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ चार्ज। यहाँ पे बेटा एक छोटा सा चेंज कर लो, ईसीओ चार्ज की जगह लिख लो जीएसटी चार्ज बाय ईसीओ, ईसीओ और एफसीएम। यहाँ पे लिख लो बेटा और एफसीएम, और एफसीएम। ये गलती से मैंने केवल ईसीओ लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो ऐसे और एफसीएम। सर ईसीओ चार्ज भी हो सकता है और एफसीएम भी हो सकता है। सर ईसीओ चार्ज कब होगा? ईसीओ चार्ज तब होगा जब अनरजिस्टर्ड है जो सप्लायर है, और एफसीएम तब होगा जब सप्लायर रजिस्टर्ड है। बात समझ आ गई? एंड बेटा यहाँ पे जीटीए की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। जीटीए की डेफिनेशन से लोकल डिलीवरी को हटा दिया, यानी कि ये जो जीटीए वाला पॉइंट था, इस जीटीए वाले पॉइंट में अब लोकल डिलीवरी नहीं आएगा, चाहे वो कंसाइनमेंट नोट इशू करे, बट वो जीटीए की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। सर जीटीए की डेफिनेशन से क्या बाहर कर दिया? ईसीओ हु प्रोवाइड्स द लोकल डिलीवरी सर्विस, और ईसीओ थ्रू whom द लोकल डिलीवरी सर्विस आर प्रोवाइडेड। वो ईसीओ जो खुद लोकल डिलीवरी सर्विस देता है, या फिर कोई और पर्सन ईसीओ के थ्रू लोकल डिलीवरी सर्विस देता है, तो वो जीटीए में नहीं आएगा। सर ये एग्जाम्पल है, ये सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जेप्टो है जो कि ईसीओ है, वो लोकल डिलीवरी सर्विस देता है फूड और ग्रोसरी की कस्टमर को, कस्टमर 100 रुपये देता है। तो बेटा यहाँ पे अगर जेप्टो जो है वो लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहा है तो ये बेटा टैक्सेबल हो गई है, और यहाँ पे बेटा जो जेप्टो है वो जीएसटी चार्ज करेगा। पहले ये एग्जेम्प्ट होती थी, अब ये टैक्सेबल हो गई है। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया? जेप्टो जो लोकल डिलीवरी सर्विस देगा वो टैक्सेबल हो गई। अब एक बच्चे का डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो भाई। बोले सर
जो जोमेटो स्विगी ये जो डिलीवरी की सर्विस देते हैं इस पे क्या होगा बेटा? जोमेटो कभी डिलीवरी सर्विस नहीं देता। सर झूठ बोल रहे हो, देता है। सर स्विगी कभी डिलीवरी सर्विस नहीं देता। सर झूठ बोल रहे हो, देता है। बेटा वो फूड की सर्विस देते हैं, फूड के साथ डिलीवरी होती है। तो क्योंकि वो फूड की सर्विस देते हैं यानी फूड आपके घर तक पहुंचाते हैं और उसके साथ डिलीवरी होती है, इसलिए बेटा उस पर तो हमेशा एफसीएम ही लगता है। क्या कभी किसी बंदे ने ऐसे बुक किया है, जोमेटो पे गए और जोमेटो पे आपने बुक किया खाना 0 रुपए, डिलीवरी 20 रुपए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो सर जोमेटो स्विगी जो है वो तो हमेशा ही एफसीएम लगाते हैं, क्योंकि जोमेटो और स्विगी आपको लोकल डिलीवरी की सर्विस नहीं दे रहे, वो फूड की सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल कवर है? यहाँ पे वो एग्जाम्पल कवर है जो केवल डिलीवरी सर्विस दे रहा है, यानी कि ग्रोसरी आपने ऑर्डर की बट डिलीवरी उन्होंने की। बात समझ रहे हो? ये होता है बेटा आपका लोकल डिलीवरी सर्विस। बात समझ आ गई? अब ये हो गया आपका एक एग्जम्पशन कवर। ये एग्जम्पशन, ये देखो आप समझ ही गए होंगे बेटा, ये जो एग्जम्पशन है ये क्यों आया? क्योंकि लोकल डिलीवरी सर्विस पे ईसीओ चार्ज या एफसीएम चार्ज आया। तो मतलब कि जो ऊपर वाला अमेंडमेंट था, ईसीओ वाला अमेंडमेंट और ये एग्जम्पशन वाला अमेंडमेंट, दोनों मिलकर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा? अगला जो अमेंडमेंट है बेटा वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगला अमेंडमेंट है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। आपको पता होगा बेटा, पहले लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होती थी जीएसटी में। पहले लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी में टैक्सेबल होती थी। अब बेटा लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी हट गया है, प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस या तो इंडिविजुअल ने खुद के लिए लियो या इंडिविजुअल ने खुद के लिए और फैमिली के लिए लियो तो ही। अगर आपने ग्रुप इंश्योरेंस ली है, ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है अदर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। जैसे कि आपके 50 एम्प्लॉई है, आपने 50 एम्प्लॉई को मिलाकर ग्रुप इंश्योरेंस ले ली, तो वो बेटा अभी भी टैक्सेबल है। बात समझ गए? जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो टैक्सेबल है। फैमिली इंश्योरेंस और सेल्फ इंश्योरेंस वो बेटा एग्जेम्प्ट हो गई है। सर फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? जब भी आप इंश्योरेंस लोगे, जिसका भी नाम आप फैमिली में लिखवाओगे वो ही फैमिली है। यहाँ पे कोई मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे नहीं, जिसका भी नाम आप फैमिली के अंदर लिखवाओगे वो ही फैमिली बन जाएगी, चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो। तो सर उस लॉजिक से तो ग्रुप इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी नाम लिखे हैं। बेटा ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने 50 एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस ली, अलग अलग इंश्योरेंस अलग अलग ली। ऐसा नहीं है कि एक इंश्योरेंस मर गया तो 50 लोगों को पैसा मिलेगा, नहीं, इंश्योरेंस अलग अलग ही है, बस आपने ग्रुप में ली है। तो ग्रुप में अगर इंश्योरेंस लिए तो वो आज भी टैक्सेबल है। यहां पे बेटा एग्जेम्प्ट वो है जो आपकी इंडिविजुअल या फैमिली के लिए इंश्योरेंस ली। पढ़ लो बेटा, पढ़ लीजिए, यहां तक पढ़ लीजिए बेटा। इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो। अब बेटा मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, कट कॉपी पेस्ट, सेम सेम प्रोविजन है। अगर इंडिविजुअल ने खुद के लिए ली एग्जेम्प्ट है, अगर फैमिली खुद के लिए और फैमिली के लिए ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस ली तो टैक्सेबल है। ऊपर हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, अब हम हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं। स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो। अब बेटा अगर किसी ने जो ऊपर वाली इंश्योरेंस है उनको री इंश्योरेंस की सर्विस दी तो वो भी बेटा एग्जेम्प्ट है। सर ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और अपने मन में आंसर सोचेंगे। एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और मन में आंसर सोचेंगे। पहला आंसर बिल्कुल सही सोचा है बेटा आपने, एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि यहां पे हिमसेल्फ एंड फैमिली है। दूसरा आंसर भी बिल्कुल आपने सही सोचा है बेटा, ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि बेटा ये 50 एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस है। ठीक है बेटा? सर टाइम ऑफ सप्लाई की जो 2 चेंजेस थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आते हैं बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में बहुत प्यारा अमेंडमेंट है बेटा, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है।
सर ये वाला नहीं, जो अभी स्क्रीन पे लिखा है वो तो बहुत ही छोटा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है बेटा, आपको याद है कि अगर डिस्काउंट दिया गया है आफ्टर सप्लाई, अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दिया गया है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइडेड नहीं थे, तो उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस नहीं होता। क्योंकि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस नहीं होता है, इसलिए बेटा आईटीसी भी रिवर्स नहीं होती। बस यही अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है कि क्योंकि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं होता, इसलिए रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है बेटा। अच्छा, आपको ये भी याद होगा जो मेरा स्टूडेंट है कि जो ये डिस्काउंट इशू होता है इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है, कमर्शियल नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट या क्रेडिट नोट। सर ऐसा डिस्काउंट जिस पे जीएसटी रिवर्स नहीं होती वो होता है कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो सर इसका मतलब जो कमर्शियल क्रेडिट नोट है इसके ऊपर आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। पढ़ लो बेटा। केवल ये अमेंडमेंट है जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, और ये कोई अमेंडमेंट है भी नहीं, ये तो लॉजिकल पॉइंट था, बस लिख दिया, कोई अमेंडमेंट खास नहीं है। ठीक है, चलो सर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी खास एग्जाम्पल नहीं है। पढ़ो एग्जाम्पल को। पढ़ लिया। सब मिस्टर एक्स हैं जो सप्लायर हैं, उन्होंने गुड्स दिए हैं 10 लाख रुपए के प्लस जीएसटी। ये जो जीएसटी है इसका ऑलरेडी आईटीसी ले लिया है। अब बेटा 10% का डिस्काउंट देता है मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए का। जो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया है बेटा वो कमर्शियल क्रेडिट नोट से दिया है। कमर्शियल क्रेडिट नोट से दिया है मतलब समझ गए आप, आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। कौन रिवर्स नहीं करेगा, मिस्टर वाई आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट सेल्स डिस्काउंट, जीएसटी ऑन पोस्ट सेल्स डिस्काउंट। सर बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और ये टॉपिक जब मैंने लाइव लेक्चर में करवाया था, मैं ये टॉपिक जब पढ़ा रहा हूँ आप बच्चों को, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये टॉपिक बड़े बड़े ट्यूटर्स, इंडिया के नामी ग्रामी ट्यूटर्स, उनकी बुक में भी इनकम्प्लीट है। क्योंकि सर हम तो रेफर करते हैं ना, है ना सर, हम तो सब मटेरियल रेफर करना पड़ता है ना सर, क्योंकि बच्चे को डिलीवर करना है। मैंने बड़े बड़े टीचर्स का मटेरियल देखा है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनकी बुक में ये इनकम्प्लीट था। मैंने ये जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन था वहाँ से देखा, एक एक लाइन वहाँ से समझी, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया जो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बड़ी जीएसटी के केसेस हैंडल करते हैं, उनसे डिस्कस किया, और उसके बाद ये टॉपिक मैं आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ये जो एग्जाम्पल मेरी बुक में है, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से पेपर बनेगा, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी कोई नई चीज़ अमेंडमेंट आती है तो हमारे वाले एग्जाम्पल पता नहीं कैसे आईसीआई तक पहुँच जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत प्यारे हैं, और मैं जो समझाऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने पहले कभी अमेंडमेंट वीडियो देखी है और वहाँ से समझ नहीं आया था, तो अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जीएसटी ऑन पोस्ट सेल्स डिस्काउंट। सर जीएसटी ऑन पोस्ट सेल्स डिस्काउंट, अगर मान लीजिए आपको सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट मिला, और आपने एग्री किया कि मैं डिस्काउंट के बदले में आपका प्रमोशन करूंगा। एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। ये बेटा एग्जाम्पल है, इसको पहले समझते हैं। एक्स लिमिटेड है जो कि मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स बेचे वाई लिमिटेड को, डीलर को। गुड्स बेचे 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी 11,80,000 रुपए, सब ठीक है। लेटर ऑन मतलब बाद में एक्स लिमिटेड ने डिस्काउंट दिया है 1 लाख रुपए का। एक्स लिमिटेड ने डिस्काउंट दिया है बेटा 1 लाख रुपए का, यानी 10 लाख में से 1 लाख रुपए कम हो गए। बदले में क्या करना है, वाई लिमिटेड को एडवर्टाइज करना है।
वाई लिमिटेड बदले में क्या करेगा, एक्स लिमिटेड का एडवर्टीजमेंट करेगा। अरे उसकी माला जपेगा। मान लो एमआरएफ के टायर वाला है, ये है बेटा एमआरएफ के टायर बनाने वाला, ये है बेटा एमआरएफ के टायर बेचने वाला। एमआरएफ ने पहले 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी का सामान बेचा, बाद में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया। क्यों? ताकि वाई लिमिटेड जो है, जो डीलर है, वो जो भी कस्टमर आए उसको बोले एमआरएफ इज द बेस्ट, एमआरएफ इज द बेस्ट, एमआरएफ इज द बेस्ट। अपनी दुकान के अंदर सारा जितने भी रैक्स है उन पे सब पे लिख दे एमआरएफ एमआरएफ एमआरएफ। दुकान के आगे लगा दे एमआरएफ, शटर के आगे एमआरएफ, घर पे एमआरएफ, बर्तन एमआरएफ, बीवी मार्केट में जाए तो बैग का एमआरएफ। अरे सर 100 बातों की एक बात, एमआरएफ का एडवर्टीजमेंट करना है। 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया है ताकि आप एडवर्टाइज करो। अब डाउट ये आया कि क्या इस 1 लाख के ऊपर अलग से जीएसटी लगेगा क्या? क्या इस 1 लाख के ऊपर अलग से जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज यस, लगेगा। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, वाई लिमिटेड 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है। ध्यान से देखो इस पॉइंट को। सर वाई लिमिटेड सप्लायर बन गया, वाई लिमिटेड सप्लायर बन गया। किसका सप्लायर बन गया? एडवर्टीजमेंट का सप्लायर। और एक्स लिमिटेड बदले में क्या दे रहा है? 1 लाख रुपए का डिस्काउंट। तो सर जो वाई लिमिटेड है वो एड सर्विस दे रहा है एक्स लिमिटेड को, और एक्स लिमिटेड जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो इसके ऊपर भी बेटा जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, और 18,000 रुपए जीएसटी लगेगा। हाँ बेटा, लेकिन अगर एक्स लिमिटेड बोले कि मैं तो 1 लाख का डिस्काउंट दूंगा, अलग से जीएसटी नहीं दूंगा, अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करने दूंगा, तो बेटा आपको पता ही है जब भी कोई चीज अलग से नहीं होती तो उसी को क्या मान लेते हैं? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो सर मान लेंगे अगर कोई सेपरेट जीएसटी नहीं देने के लिए राजी है तो 1 लाख को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेंगे, और जीएसटी हो जाएगा 15,254 रुपए। बात समझ गए बेटा? सर मैं पक्का विश्वास है मुझे कि आप समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझे तो मुझे बता देना। सर हो क्या रहा है, समझ आ रहा है? मान लो बेटा मैंने आपको पहले क्लास बेची 5,000 रुपए की, बाद में मैं आपको बोलूं कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, और बदले में मैं कुछ ना बोलूं, तो वो 1,000 का डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो डिस्काउंट है, चलो भाई खत्म बात। लेकिन अगर बदले में मैं बोलूं कि बेटा आप है ना मेरा प्रमोशन करोगे, जो भी बच्चा आपसे पूछेगा आप उसको बोलोगे आकाश सर इज द बेस्ट, तभी मैं 1,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो अगर मैं आपको प्रमोशन के लिए बोल रहा हूं तो बेटा एक तरीके से आप मुझे सप्लाई कर रहे हो प्रमोशन की, और मैं आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। सिमिलरली बेटा यहाँ पे वाई लिमिटेड सप्लाई कर रहा है एक्स लिमिटेड को, और 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए बेटा ये भी सप्लाई मानी जाएगी, सेपरेट सप्लाई मानी जाएगी, और इस पे सेपरेट जीएसटी लगेगा। समझ आया? अपने आप के लिए तालियां बजाना, और कमेंट बॉक्स में वो तालियां सुननी चाहिए मुझे। हाँ लेकिन बेटा अगर सेपरेट सर्विस नहीं दी, जैसे कि मैंने आपको बोला 1,000 का डिस्काउंट ले लो, बदले में कुछ नहीं करो, बस पास हो जाओ, तो अगर मैंने बोला बस पास हो जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो डिस्काउंट जो है वो सेपरेटली जीएसटी नहीं लगेगा। एक बच्चे का डाउट आया कि सर एक बात बताओ, ये जो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हो, क्या ये 10 लाख में से माइनस होगा? नहीं। क्यों माइनस नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये पोस्ट सेल है। ये क्या है बेटा? पोस्ट सेल। और आपको याद होगा कि पोस्ट सेल डिस्काउंट को सेकेंडरी डिस्काउंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं होता। याद आ गया? तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख के ऊपर 2 बार जीएसटी लगा। बिल्कुल सही बात है सर, एक बार जीएसटी लगा 10 लाख के अंदर, और एक बार जीएसटी लगा अलग से। एक बार 10 लाख के अंदर जीएसटी लगा, एक बार अलग से जीएसटी लगा। अब बेटा ये जो है ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ बेटा तो मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ कि ICAI ने अभी तक इनका कोई ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि ये पूछेंगे कि नहीं, तो ये मैंने अमेंडमेंट्स आपको कवर करवाए हैं क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक बार ICAI का RTP MTP भी देख लेना कि उसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट कवर किए हैं ना। ठीक है बेटा,
जब भी वो आएंगे। बट ठीक है, समझना तो अच्छी बात होती है बेटा, है ना। अपने को तो लाइफ में भी समझना है ना आगे, तो समझना तो अच्छी बात होती है। चलिए बेटा, ये टॉपिक बहुत प्यारा है। अगर आप अभी तक सो रहे थे तो जग जाना, अगर आप अभी तक सो रहे थे तो जग जाएंगे। गजब टॉपिक है सर, और मैं पढ़ाऊंगा तो समझ तो आना ही है सर। सर क्या टॉपिक है? पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे। सर एक मैन्युफैक्चरर है जिसने सामान बेचा है 1 लाख रुपए का प्लस जीएसटी डीलर को। लेटर ऑन मैन्युफैक्चरर ने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया और डीलर ने वो डिस्काउंट एंड कस्टमर को दे दिया। डीलर ने वो डिस्काउंट एंड कस्टमर को दे दिया 10,000 रुपए का, ठीक है, और 10,000 रुपए अपनी प्राइस कम कर दी। एंड कस्टमर को वो डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी और वो सामान बिक नहीं रहा था। तो कंपनी ने क्या किया बेटा, ये होता है बेटा मोबाइल फोन्स में, ये मोबाइल फ़ोन में होता है। मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैन्युफैक्चरर है बेटा ओप्पो, डीलर है बेटा आकाश सर। अब ओप्पो ने एक फ़ोन लॉन्च किया जो कि 50,000 रुपये का था, 1 लाख रुपए का था। 1 लाख रुपए का फ़ोन लॉन्च किया, लेकिन ओप्पो के कॉम्पिटिटर ने वीवो ने सेम फोन, सिमिलर फोन 90,000 रुपए में लॉन्च कर दिया। जब वीवो ने फोन 90,000 रुपए में लॉन्च किया तो ओप्पो का फोन बिकना बंद हो गया। अब जब ओप्पो का फोन बिकना बंद हो गया तो डीलर नाराज हो गए। डीलर ने बोला कि हमारी तो लग गई। तो ओप्पो क्या करता है बेटा, ओप्पो आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट इसलिए दिया गया ताकि आप कस्टमर को फोन सस्ता बेच सको, ताकि आप कस्टमर को फोन सस्ता बेच सको। आपने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। डाउट ये आया कि कस्टमर से कितने रुपए पे जीएसटी लोगे? आंसर इज 1,10,000 पे लोगे, क्योंकि पहले 1,20,000 प्राइस थी, 10,000 का डिस्काउंट दे दिया तो 1,10,000 पे दोगे। कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा दूसरा एग्जाम्पल। सर ये एग्जाम्पल समझने के लिए आपको दिमाग खोल के रखना है, नोट्स आपके पास होने चाहिए और सारा अटेंशन मेरी तरफ होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर ओप्पो ने आकाश सर को पहले फोन बेचा 1 लाख रुपए का, बाद में डिस्काउंट दिया 10,000 रुपए का। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है बेटा कि ये 10,000 का डिस्काउंट क्यों दिया है पता है? ये डिस्काउंट इसलिए दिया है क्योंकि ओप्पो का एंड कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है। सर वापिस से धीरे धीरे, इधर आओ। सबसे पहले ओप्पो ने 1 लाख रुपए का फोन बेचा आकाश सर को, ठीक है सर, बेच दिया। ओप्पो ने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया आकाश सर को, ठीक है सर, 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि ओप्पो और एंड कस्टमर के बीच में डील हुई और एंड कस्टमर ने डायरेक्टली ओप्पो को बोला कि मेरे को 10,000 का डिस्काउंट चाहिए तभी मैं सामान खरीदूंगा। अच्छा सर, एंड कस्टमर कौन है? मान लो रिलायंस है, इसको 10,000 मोबाइल चाहिए, 10,000 मोबाइल चाहिए। तो अगर रिलायंस को 10,000 मोबाइल चाहिए तो वो ओप्पो को डायरेक्टली जा सकती है। रिलायंस ने ओप्पो को बोला कि मैं सामान तो खरीद लूंगा, मैं 10,000 मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन मेरे को डिस्काउंट चाहिए, एक मोबाइल पे 10,000 का डिस्काउंट चाहिए। अच्छा सर, मोबाइल कौन बेचेगा? मोबाइल बेचेगा डीलर। मोबाइल अभी भी डीलर ही बेचेगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं बेचेगा, मोबाइल डीलर ही बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? डीलर को 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एंड कस्टमर के साथ में एग्रीमेंट हो गया। सर मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर हैव सेपरेट एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स एट डिस्काउंटेड रेट। मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर का एग्रीमेंट हो गया कि मैं तेरे को डिस्काउंट पे गुड्स बेचूंगा। अगर अभी तक नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लेना। अब बेटा डाउट ये आया कि जो डीलर है, जो एंड कस्टमर को सामान बेच रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा?
1,20,000 होगा या फिर 1,10,000 होगा। गवर्नमेंट ने बोला ए पागल, गवर्नमेंट ने बोला ए पागल, ये 10,000 का जो डिस्काउंट दिया है, ए पागल, ये जो 10,000 का डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट एक तरीके से डिस्काउंट है ही नहीं, क्योंकि एंड कस्टमर और मैन्युफैक्चरर का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब हे डीलर, तेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, डीलर को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। डीलर का मार्जिन था 1,20,000, अभी भी डीलर 1,20,000 ही कमा रहा है। कैसे कमा रहा है सर? 10,000 का डिस्काउंट देगा, 1,10,000 हो जाएगा, और ये जो 10,000 है ये कौन दे देगा? मैन्युफैक्चरर दे देगा डीलर को। तो अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है 10,000 रुपए, तो इसका मतलब डीलर का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो मुझे ये बताओ कि डीलर की प्राइस क्या हो गई? सर डीलर की प्राइस तो अभी भी 1,20,000 ही है। डीलर की प्राइस तो अभी भी 1,20,000 ही है। क्यों? क्योंकि डीलर ने क्या बोला? डीलर ने बोला कि भैया 1,20,000 में बेचता, 10,000 रुपए आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, 1,10,000 हो गया, लेकिन बचा हुआ 10,000 मेरे को मैन्युफैक्चरर दे देगा। यानी कि बेटा आकाश सर को 10,000 रुपए कौन दे देगा? ओप्पो दे देगा। आकाश सर का क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आकाश सर का तो जीरो नुकसान हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ये जो 10,000 है ये आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। कौन कंसिडरेशन माना जाएगा? किसने किसको दिया? मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, इसलिए ये 10,000 भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। ये 10,000 भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट दिया केवल इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया था। क्योंकि मैन्युफैक्चरर का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया था, इसलिए इस डिस्काउंट को भी कंसिडरेशन माना गया, और बेटा ये भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी और जीएसटी में भी लगेगा। बात समझ आ गई? सर दिस डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर एंड देयरफॉर एडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये जो डिस्काउंट है ये कंसिडरेशन माना जाएगा मैन्युफैक्चरर टू डीलर, और इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। अब एक बच्चे का डाउट आया कि सर ये तो यहां पे भी ऐड होना चाहिए। सर पुराने वाले एग्जाम्पल में भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए का डिस्काउंट कौन दे रहा था? मैन्युफैक्चरर दे रहा था। सर ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर दे रहा था, क्या मैन्युफैक्चरर ने ये बोला कि ये डिस्काउंट कस्टमर को भी देना पड़ेगा? नहीं बोला। मैन्युफैक्चरर ने ये नहीं बोला कि सेम डिस्काउंट कस्टमर को भी देना पड़ेगा। यानी मेरी मर्जी मैं डिस्काउंट दूं या ना दूं। मेरे को डिस्काउंट मिल गया, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने ये नहीं बोला कि ये डिस्काउंट आगे पास ऑन करना है, इसलिए बेटा ये कंसिडरेशन नहीं माना गया था। लेकिन यहां पे क्योंकि एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इसलिए इसको कंसिडरेशन माना गया है। अब पढ़ते हैं बेटा थ्योरी। एक एक करके थ्योरी पढ़ते हैं। मैंने थ्योरी क्यों दी है? क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी। पोस्ट सेल डिस्काउंट बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर ने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट दिया है। हमारे वाले एग्जाम्पल में बेटा ओप्पो ने डिस्काउंट दिया था आकाश सर को। ओप्पो ने डिस्काउंट दिया था आकाश सर को फॉर इंड्यूसमेंट टू सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम टू द एंड कस्टमर। यह डिस्काउंट इसलिए दिया गया था ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। यह डिस्काउंट इसलिए दिया गया था ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। पहला केस, नो सेपरेट एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। देयर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट सेल एग्रीमेंट। दो अलग अलग सेल एग्रीमेंट है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा, वो अलग एग्रीमेंट है। डीलर ने कस्टमर को बेचा, वो अलग एग्रीमेंट है। तो यहां पे जो भी डिस्काउंट मिला गया है वो केवल इसलिए दिया गया है फॉर कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। केवल इसलिए दिया गया है ताकि मार्केट में कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग रहे, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बिके।
टू पुश द सेल्स को पुश करने के लिए दिया गया है। दीज डिस्काउंट्स आर नॉट लिंक टू एनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, ये डिस्काउंट किसी भी एक्टिविटी से लिंक नहीं है, इसलिए ये डिस्काउंट जो है वो आपके कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। सर एक बार इसको थ्योरी को रीड कर लो, स्क्रीन को पॉज करते रहना, मैं नीचे कर रहा हूं, स्क्रीन को पॉज कर लो। वापिस से स्क्रीन को पॉज कर लो, वापिस से स्क्रीन को पॉज कर लो। सर एक बार और स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। समझ आ गया? अब चलते हैं बेटा अगले वाले पे, सेपरेट एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर यानी ओप्पो, एंड कस्टमर यानी रिलायंस। ओप्पो एंड रिलायंस के बीच में सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एट डिस्काउंटेड रेट बाय डीलर। ओप्पो ने बोला कि मेरा डीलर आपको 10,000 का डिस्काउंट देगा, टेंशन मत लो, मेरी बात हो गई है। यानी ओप्पो और रिलायंस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि आपको डिस्काउंट पे माल मिलेगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो कमर्शियल सीएन इशू करेगा, मैन्युफैक्चरर जो है वो कमर्शियल सीएन इशू करेगा या फिर फिनेंशियल सीएन भी हो सकता है, टू प्रोवाइड द गुड्स एट एग्रीड डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट पे सप्लाई करने के लिए सीएन इशू करेगा। यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया गया कि जो पोस्ट सेल डिस्काउंट है जो मैन्युफैक्चरर डीलर को देगा वो कंसिडरेशन माना जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर डीलर। डीलर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। सर स्क्रीन को पॉज कर लो, स्क्रीन को पॉज करके रीड कर लो, स्क्रीन को पॉज करके रीड कर लीजिए बेटा एग्जाम्पल। समझ आ गया सबको? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर कमेंट करोगे तो ही मैं मानूंगा कि आपको समझ आया है। ठीक है बेटा, अभी कर देना, पॉज करके अभी कर दो। चलो अगला क्या है बेटा, अगला जो अमेंडमेंट है बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है बेटा। अगला अमेंडमेंट ये है बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता था, पहले ये प्रोविजन में लिखा हुआ था कि आपको आउटपुट टैक्स से सप्लायर को सर पहले बता देता हूं कि है क्या बेटा। अगर मान लीजिए रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स नहीं करता, यानी कि बेटा एक सप्लायर है, उसने रेसिपिएंट को सामान बेचा और रेसिपिएंट को पहले तो आईटीसी ले लिया, उसके बाद में सप्लायर ने रेसिपिएंट को डिस्काउंट दिया। अब अगर डिस्काउंट के ऊपर रेसिपिएंट जो है वो आईटीसी रिवर्स नहीं करता है तो उस केस में ये डिस्काउंट जो है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो आपका आउटपुट टैक्स से कम नहीं होगा, आउटपुट टैक्स से कम नहीं होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा, आपको ऑलरेडी पता था ना ये कि अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया, सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया लेकिन रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो सप्लायर जो है वो क्रेडिट उसका कम नहीं कर सकता, जीएसटी कम नहीं कर सकता। ये आपको ऑलरेडी पता था, मुझे विश्वास है कि आपको ये ऑलरेडी पता था। करेक्ट है बेटा, ऑलरेडी पता था। अब बेटा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रोविजन को अच्छा कर दिया, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अब अच्छा कर दिया। पहले ये लिखा था कि आप आउटपुट टैक्स कम नहीं कर सकते, सप्लायर आउटपुट टैक्स कम नहीं कर सकता अगर जो टैक्स इंसिडेंस है वो रेसिपिएंट पे पास ऑन हो गया है और रेसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स नहीं किया है। अब प्रोविजन थोड़ा सा बदल दिया, यहां पे प्रोविजन में लिखा है नो रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बाय सप्लायर इफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया है, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स इंसिडेंस रेसिपिएंट को पास ऑन हो गया है। अगर टैक्स इंसिडेंस रेसिपिएंट को पास ऑन हो गया है तो आईटीसी रिवर्स नहीं कर सकता। एक बच्चे ने बोला कि सर सेम ही तो है, पहले भी यही था अभी भी यही है। सर पहले भी तो यही था और अभी भी यही है। सर थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है? पहले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को अलग अलग नहीं लिखा था, अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को अलग अलग लिख दिया। यानी कि रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा तो आउटपुट कम नहीं होगा, और रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है और टैक्स इंसिडेंस पास ऑन हो गया है तो आईटीसी रिवर्स नहीं होगा।
सर ये 2 एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल को पढ़ लो और समझ लो, दोनों एग्जाम्पल को पढ़ लो और समझ लो। यहाँ पे ये कट कर लेना, यहाँ पे एक ये कट कर लेना बेटा, गलती से कट कॉपी पेस्ट हो गया था, इसको कट कर लेना। अब दोनों एग्जाम्पल पढ़ो और सोचो कि एग्जाम्पल सही है क्या। पॉज कर लो, पॉज करके रीड कर लो। समझ आ गया? अगला है बेटा रिटर्न अंडर जीएसटी। सर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। रिटर्न अंडर जीएसटी में जीएसटीआर 2B जो थी, जीएसटीआर 2B में पहले लिखा जाता था ऑटो जनरेटेड, अब ऑटो जनरेटेड वर्ड हट गया है, बस इतना ही अमेंडमेंट है। चलो अगला है बेटा एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न एग्जम्पशन, सर ये पहले से ही एप्लीकेबल है, बस आपके कोर्स में अभी आया है, क्लैरिफाई अभी किया है, नोटिफाई अभी किया है। क्या है बेटा, 2024-25 के बाद जो भी एनुअल रिटर्न फाइल होगी, अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का, अगर उस ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, एनुअल रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन अगर आपका फिनेंशियल ईयर 24-25 और उसके बाद जो भी ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी। एमसीक्यू में आ सकता है, पढ़ लो बेटा। पढ़ लिया बेटा? ये आपके अमेंडमेंट हो गए कवर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। 1 घंटे में हमने कंप्लीट अमेंडमेंट कवर करा लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताना ये कैसा लगा। इनकम टैक्स के भी अमेंडमेंट बेटा कवर हैं। आप व्हाट्सएप चैनल पे जाओगे, आपको इनकम टैक्स की अमेंडमेंट वीडियो भी मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। हक से सीए, अब की बार आखिरी बार।